नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब भागीदारी होते हैं। हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि देश विकास की ओर बढ़ सके। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग किसी भटकाव के कारण देश के विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि वो उस रुकावट जो वो उत्पन्न कर रहे हैं विकास क्षेत्र में, वो वापस मुख्य धारा में आकर जो विकास है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड डीआईजी सीआईडी बिहार प्रकाश नाथ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। विकास जी, आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय को पटना दूरदर्शन ने संवाद के लिए चयनित किया है। मेरा एक लंबा अनुभव नक्सल क्षेत्र में पुलिस का कार्य करते हुए रहा है। जाहिर है, विभिन्न सारे संगठन जो स्थानीय पुलिस के सहयोगी के रूप में होते हैं, चाहे वो पारामिलिट्री फोर्सेस हों जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे संगठन हैं, चाहे आम जन हो, हर किसी को जोड़कर उनके साथ सहभागिता बनाकर बिहार जैसे राज्य में सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा कार्य किया गया कि आज बिहार के अधिकांश जिले, बल्कि मैं कहूँ कि लगभग 99% जिले नक्सल प्रभावित नहीं रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं थीं, जिन योजनाओं में नक्सल से जुड़े विषयों को लेकर बिहार, झारखंड, जब वह संयुक्त बिहार 2000 के पहले हुआ करता था, कई ऐसे दर्शक हैं जो नक्सलवाद को पूरी तरह नहीं समझ सके हैं या नहीं जानते, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप नक्सलवाद क्या है उस पर आप थोड़ा बताएं। उस पर बहुत सुंदर ही प्रश्न है। और सही में नक्सलवाद सामान्यतया जिस तरह से समझा जाता है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वास्तव में यह एक स्थान का नाम है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी हुआ करता था। इस स्थान में सबसे पहले एक किसान के लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया और इसी के विरोध में पूरा का पूरा आंदोलन पहली बार स्वरूप में आया। यूँ तो इसका इतिहास अगर हम ढूंढें तो औद्योगिक क्रांति 1850 के आसपास से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मजदूरों की दशा बिगड़ी हुई थी। कारखाना वाले जितने भी मिल मालिक थे वो तरह तरह से लाभ उठाना चाहते थे। मजदूरों का दोहन, शोषण, बिल्कुल इस तरह की अवस्था बन गई थी कि उनका जीना दुभर हो गया था। और पूरे विश्व में इसको लेकर मजदूरों की एकता बढ़ी। एक महान विचारक निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स उस समय में आए, मार्क्स, एंजल्स, और उन्हीं की विचारधारा पर बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनी जिन्हें हम तकनीकी रूप से उस विचारधारा से जुड़ा हुआ सरकार मानते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चीन और रूस, जो बाद में यूएसएसआर बना, उस समय में रूस, यहाँ की सरकारें इस आधार पर गठित हुई। और उसके बाद दुनिया भर में यह प्रेरणा आने लगी कि क्या पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है या साम्यवादी व्यवस्था। अब साम्यवादी व्यवस्था का आधार था आम जन, जिसके हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनके वित्तीय स्रोत को बढ़ाना, उसे और अधिक आगे ले जाना, ये सब लक्ष्य साम्यवादी विचारधारा की थी। तो चूँकि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या संबंधित थी, पूंजीवादी हरदम थोड़े संख्या में होते थे और साम्यवादी विचारधारा का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान पूरे विश्व में हुआ। और यही साम्यवादी विचारधारा से भारत भी प्रभावित हुआ और इन क्षेत्रों में साम्यवादी दृष्टिकोण आया, जिसमें कि उत्पादन के साधनों पर यह वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, कॉमन पीपल, जिसको आज की भाषा में हम लोग बहुत आराम से कॉमन पीपल कहते हैं, तो ये कॉमन पीपल पूरे की पूरी शक्ति को अपने हाथ में लेने का निश्चय करने लगा, ऐसी कल्पना करने लगा, ऐसा सोचने लगा। जबकि लोकतंत्र में यह व्यवस्था ऑलरेडी मताधिकार के रूप में दी जा चुकी थी।
लेकिन ये मताधिकार को नहीं मानना चाहते थे। ये एक बड़ा अंतर है कि आम जन, हमारा लोकतंत्र अभी भी आम जन से ही चल रहा है, और इस आम जन को एक इस दायरे में बांध देना कि बाकी सब आपके शत्रु हैं, जिनके पास भी कुछ है, अगर कोई मिल मालिक है तो वो आपका शत्रु है। ये दृष्टिकोण, यह जो वर्ग संघर्ष कायम किया गया, इसी वर्ग संघर्ष को हम नक्सलवाद के रूप में पनपते हुए एक लंबे पीरियड से देखें। 1967 से शुरू हुआ, और इसके पहले तो यह एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन जैसे ही मार्क्सवादी दलों में विभाजन हुआ, वैसे ही नक्सलवाद एक छोटे छोटे गुटों के रूप में पनपना शुरू हुआ, और इसने बड़ी हिंसक लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा हिंसक वातावरण तैयार किया, और ऐसा लगने लगा कि पूरे विकास का अगर कोई शत्रु है तो वास्तव में यह नक्सलवाद ही है। यह देश के लिए खतरा है, देश के लोगों के लिए खतरा है, और पूरे समाज के सौहार्द के लिए खतरा है। जी सर, हम विकास, जो विकास होते थे, कई बार जो नक्सलवाद है वो परेशानी उत्पन्न करती थी देश के विकास में, कई तरह, इस सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार में इसकी कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, उस पर आप थोड़ा बताएं। 1967 से लेकर 1972 के बीच में बिहार में सबसे पहले बेगूसराय जिला इससे प्रभावित हुआ। बेगूसराय से यह मुजफ्फरपुर के वो क्षेत्र जो दरभंगा से सटते थे, उन क्षेत्रों में इस संगठन का विस्तार शुरू हुआ। आश्चर्यजनक रूप से जहां विश्व में यह दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति मतलब कारखानों से जुड़ा था, मजदूरों से जुड़ा था, भारत में यह दृष्टिकोण कृषकों से जुड़ा हुआ था। कृषि के संसाधन, तब बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था, कृषि के संसाधनों पर, भू स्वामित्व पर, जंगलों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर, ये जो क्षेत्र थे, इन पर नियंत्रण पारंपरिक रूप से आदिवासियों का हुआ करता था। आदिवासियों को जब भारत सरकार अपने पूरे अस्तित्व में आ गई और यहाँ पर विकास के कार्यक्रम लिए जाने लगे, तो यह आवश्यक समझा गया कि एकल अधिकार को समाप्त किया जाए और इसे राज्य के अधिकार में लिया जाए। इस धारणा का लाभ उन लोगों ने उठाया जो इसके विरोधी थे, मुख्य रूप से साम्यवादी दृष्टिकोण के, और उन लोगों ने यह भ्रम फैलाना शुरू किया कि आपका जंगल पर से, पहाड़ों पर से, जंगल के उत्पादों पर से आपका अधिकार सरकार समाप्त कर रही है, इसका विरोध कीजिए। जो भूखंड का जो वितरण है वह असमान है, इसलिए भूखंडों पर कब्जा कीजिए। और इसी दृष्टिकोण को लेकर के बिहार में यह आंदोलन शुरू हुआ। मोतिहारी से लेकर के पूरे झारखंड के खूंटी और आप चाईबासा में चले जाइए, वो पूरा क्षेत्र समूचा लाल क्षेत्र हो गया। और देश के स्तर पर अगर इसे देखें तो एक रेड कॉरिडोर, रेड रिप्रेजेंट करता है एक चीज़ को जो उनके झंडे का रंग होता है, तो उस झंडे के रंग लाल को लाल क्षेत्र, रेड जोन, यह नाम लेटर स्टेज में दिया जाने लगा, जो नेपाल की सीमाओं से सटते हुए आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक पूर्वोत्तर हिस्से को स्पर्श करते हुए, पूर्वोत्तर के सारे क्षेत्रों को छूते हुए, यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से गुरिल्ला आर्मी, जो गुरिल्ला पद्धति से लड़ते थे, छुप करके वार करते थे, हत्या तक करते थे, इसके दायरे में आ गए और इस क्षेत्र को रेड जोन और कहीं कहीं तो लिबरेटेड जोन का नाम दे दिया गया, माने ये हमसे स्वतंत्र हो गए हैं, ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया। और वहाँ पर तरह तरह के आर्थिक दोहन के उपाय किए जाने लगे। जी सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है जो लोग इस आंदोलन में सम्मिलित रहे हैं वो वापस से मुख्य धारा में आकर और देश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं, तो सर इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की भी यही योजना है। केंद्र सरकार ने अभी 2018 में, उसके पहले 2010 में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जिसके अंतर्गत 3 तरीके से निर्णय इस मामले में करने का प्रशासनिक दायित्व उन्होंने अपने कंधे पर लिया। एक, उन क्षेत्रों का इंटीग्रेटेड विकास हो जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद पनप रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, उन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए।
और इसके लिए भारी पैमाने पर राशि, मैं बता रहा हूँ $300 मिलियन के करीब में राशि खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम चलाए गए कि इन क्षेत्रों में ऐसे विकास किया जाए कि एक सबसे पहले अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया जाए, पुलिस को मजबूत किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, विद्यालय खोले जाएं, एकल विद्यालय खोले जाएं, जन भागीदारी अधिक की जाए, जनता को अधिक से अधिक जानकारियां दी जाएं। ये सब कार्यक्रम तो लिए ही गए। इसके साथ मुकाबला करने की भी तैयारी की गई। ग्रे हाउंड्स में पुलिस का स्पेशल ट्रेनिंग हुआ और कैसे नक्सलवाद से मुकाबला करें, इस पर विशेष रूप से पुलिस को प्रशिक्षित किया जाने लगा। आंध्र प्रदेश में है ग्रे हाउंड्स और वहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था है, जहाँ पर से जो भी ट्रेंड होकर के आए उन्होंने इस स्पेशलाइज्ड फोर्स एक तरह से वो बना और मुकाबला करने की नीति अपनाई गई, क्योंकि हिंसक विचारधारा को कई बार आर्थिक लाभ इतना अधिक मिल जाता है कि वो चाह करके भी उससे दूर होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किलात को रोकने के लिए, कानून के शिकंजे को मजबूत करने के लिए स्पेशल लॉ भी बनाए गए। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट आया और इन सब के द्वारा समेकित रूप से नक्सलवाद पर नियंत्रण करने का कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में एक योजना थी कि अगर कोई सरेंडर करते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में लौटने पर सरेंडर पॉलिसी के अंतर्गत कितना सहयोग किया जाएगा, उन्हें मुख्य धारा में रखते हुए कितना उनके हितों की रक्षा की जाएगी कि वे फिर से वापस उन धाराओं में न लौट सकें जो वामपंथी उग्रवाद या चरमपंथी उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे भी संयोग से इसमें सहभागिता करने का बिहार में मौका मिला। शिवहर और सीतामढ़ी के क्षेत्र में नेपाल से जुड़ा हुआ जो इलाका है वह इलाका नक्सली एक्टिविटी से बहुत अधिक प्रभावित रहा था। वहाँ हम लोगों ने एक 3 फेज में 2016 से लेकर 18 के बीच में 3 फेज में सरेंडर कार्यक्रम शुरू किया और आपको सुनकर खुशी होगी कि 56 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण इस 3 फेज में किया और बिहार सरकार की ओर से काफ़ी इस बात को लेकर सराहना भी की गई और माननीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो एक ऐतिहासिक स्थिति थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब पूरे देश के नक्सल परिदृश्य का अवलोकन किया गया तो उसके माने 18 में आकर के शिवहर को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया। सीतामढ़ी भी लेटर नक्सल मुक्त जिला हो गया। जी सर। जो लोग मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा कई सहयोग, कई मदद उन्हें प्रदान की जाती है। जी। आपने संघर्ष की बात की, कठिनाइयों की बात की, किस तरह से लोग जब इस आंदोलन में जुड़े हैं और जब आप जैसे जो ऑफिसर्स हैं जब वो उन्हें जब इस आंदोलन के लिए रोकने जाते हैं, आत्मसमर्पण के लिए उन्हें प्रेरित करने जाते हैं, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना, किस तरह के कठिनाइयों का सामना आपको उस वक्त करना पड़ता है? क्या उस वक्त माहौल होता है, कैसी परिस्थिति होती है? मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने, बल्कि मेरे हृदय को छूने वाला प्रश्न आपने लिया है। मैं आपके प्रश्न का स्वागत करता हूँ और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों के, नक्सली एक परिस्थिति का शिकार होकर नक्सल बनता है। सामान्यतया वह सोचता है कि यह एक बहुत बड़ी विचारधारा है और इसमें जाते ही मेरी सारे समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, इस धारणा के साथ वो जाता है। लेकिन जब उसे वहाँ भी निराशा हाथ लगती है तो उसे निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, क्योंकि कानून की नज़रों में वो अपराध कर चुका होता है और दूसरी तरफ कानून उसे फिर से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी दशा में एक दबाव उसके ऊपर अपने दल का रहता है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे नेपाल की सीमाओं तक जो नक्सलवाद फैला, उसमें उनका एक बहुत मजबूत संगठन था। माने ये एक बहुत बड़े रकम का संगठन है। अगर इसके रिसोर्सेस को देखें तो 5500 करोड़ रुपए के आसपास में इनका कलेक्शन होता है पूरे देश में। तो ऐसे रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन से टक्कर लेना, अगर आप वापस अपने घर आना चाहते हो,
जिसको जानकारी हो गई है बहुत सारे चीज़ों की, उसको वापस आना छोड़ करके तो वो संगठन भी उनको तंग करता है, काफ़ी तंग करता है, और कभी कभी तो जान भी ले लेता है। तो एक तरफ वो दबाव, दूसरी तरफ कानून का दबाव, फिर कानून पर यह विश्वास कि मेरे साथ न्याय होगा, उदारता से न्याय होगा, लोग मुझे समाज की मुख्य धारा में स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं हथियारों का साथ, हथियारों की एक बीमारी होती है कि जब आप वेपन कैरी करते हैं तो धीरे धीरे आप वेपन के दोस्त बन जाते हैं और आपको वेपन छोड़ने पर खुद ही डर लगने लगता है। नक्सली भी इससे अछूते नहीं हैं, वो लौटना चाहते हैं, वो अपने परिवार में रहना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में अपने को समर्थ नहीं पाते हैं। जब हम इस स्कीम को लेकर उनके पास गए तो कई बार निडरता से बिल्कुल अकेले बिना हथियारों के उनके बीच में जाकर बैठना पड़ता है। एक पहली बात कि उनके बीच में बैठना, उनको समझना, उनको समझाना, उनके लोगों को समझाना, उन पर लगातार निगरानी रखना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो स्पाई है कि वो रियल सरेंडर है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में और देश के कई राज्यों में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और फिर से वो जंप कर गए और अपराध का फायदा भी उठाने लगे। तो एक तरफ आपसे भी बेनिफिट ले लिया और फिर दूसरी तरफ अपराध से भी अपने को अलग नहीं किया। तो इस चालाकी से भी बचना, एक हनी ट्रैप से खुद को बचाना, अपने टीम को बचाना, ये भी एक बहुत जटिल काम रहता है। लेकिन जितना अधिक जन भागीदारी होती है, जितना लोगों को आपके प्रति विश्वास होता है, जितना अधिक आप उसके संपर्क में रहते हैं, जितना उनके परिवार तक आपकी पहुंच रहती है, जितने दिन तक आप उसे बिल्कुल अपने विश्वास में रखते हैं, तो धीरे धीरे फिर से एक सामान्य जीवन जीने की आदत उसमें आ जाती है। उनके बच्चों की पढ़ाई होने लगती है, उसकी पत्नी होती है जो बाकायदे परिवार के रूप में उसका सहयोग करती है, उसके सगे संबंधी होते हैं, उसका सोशल वैल्यू बन जाता है, प्रतिष्ठा बन जाती है, तो वह फिर से वापस नहीं जाने का प्रण लेता है। और ये चिरंतन लगातार किया जाने वाला काम ही प्रशासन का मूल काम है। जी, यह आंदोलन कहीं ना कहीं काफ़ी कम होता दिखता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये एकदम से खास करके इसमें मैं राज्य सरकारों के अलावे केंद्र सरकार, विशेष करके जब से यह नई सरकार आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके अलावे हमारे गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार की दो तरह की नीति रखी है, यूँ तो प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें तो समाज को जोड़ने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। चाहे राहत वितरण हो, चाहे कोविड जैसा विषय हो, तो इसमें भी आप गौर करेंगे कि स्थानीय स्तर पर वो लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए जो समाज में अपने को पहचान देना चाहते थे। नक्सली भी पहचान के भूखे होते हैं, तो इनका जो समूह होता है जब वापस मुख्य धारा में लौटता है तो फिर से समाज में जुड़ने के लिए उसने बहुत से काम किए हैं। मुझे पूरी जानकारी है, डाटा है कि कैसे इन लोगों ने समाज की मुख्य धारा में आकर के इस दौरान बहुत ही श्रमसाध्य काम किया, प्रतिष्ठाजनक काम किया है। लेकिन इसके अलावे सरकार की जो योजनाएं हैं, ढेरों योजनाएं हैं। आप देखिए ना, एकलव्य विद्यालय योजना, केवल नक्सलियों के परिवार को पढ़ाने के लिए 324 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से 200 के करीब में खुल चुका है, ऑलरेडी फंक्शनिंग है। इसी तरह से मोबाइल टावर्स स्थापित किए जाने हैं, उसी तरह से सड़कें बनी हैं, गांव के सुदूर क्षेत्रों तक सड़कें बनाई गई हैं। ये सब इस वर्तमान सरकार के कार्यों का परिणाम के रूप में अब सामने आता है कि जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपको काम मिलेगा, जब आपको सम्मान मिलेगा और जब इन सब चीज़ों का इनाम मिलेगा, तो जाहिर है कि आप इन सब चीज़ों में अपने को लगाएंगे और उन रास्तों को छोड़ देंगे जो आपको भटकाव, दूरी और एक हद तक जीवन के संकट में डालने का काम करता है। सर, एक और टर्म है शहरी नक्सलवाद।
लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, जो हम हमेशा चर्चा करते हैं नक्सलवाद, नक्सलवाद आंदोलन, ये जो शब्द है नक्सलवाद, इसकी उत्पत्ति हमने चर्चा नहीं की। इसकी उत्पत्ति, इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसके बाद मैं चाहूँगा फिर आप नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद। हम लोगों ने इसकी चर्चा की। नक्सलबाड़ी सिल्लीगुड़ी के पास पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहाँ एक छोटे से भूखंड के लिए एक व्यक्ति ने स्थानीय स्तर पर प्रयास किया कि मेरी समस्या का निराकरण हो। वो समस्या का निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर चारू मजुमदार, कानू सन्याल जैसे लोग जब आए तो इन लोगों ने यह संगठन बनाना शुरू किया और थोड़े से समय में 1967 से, जस्ट इमेजिन 2-2.5 साल में नक्सलवाद बढ़ करके एक लंबी दूरी तय कर लिया। लगभग भारत के सभी राज्यों में, मतलब उत्तर से दक्षिण और ईस्ट से वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ था। वो आज मात्र 10 राज्य तक सीमित हो गया है। बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और ये जो नया तेलंगाना। तो ये जो 10 राज्य हैं, बस 10 राज्य तक हम, और बिहार के तो मात्र 25 जिले भी नहीं होंगे। बिहार के तो 3 या 4 जिले अब बचे हैं जी, जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है। बिहार से तो ये बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है। ये नीतीश सरकार की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सर मैं वो जानना, जैसे आप नक्सलवाड़ी गांव की वजह से यह नाम पड़ा शायद नक्सलवाद में। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि नाम जो है वो उस जगह का नाम है और वहीं से आंदोलन की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको नक्सलवाद नाम दिया जाता है। अदरवाइज पूरी विचारधारा चीन से ली गई है। माओ त्से तुंग की जो विचारधारा है कि हमारे यहाँ शक्ति की उत्पत्ति बंदूक के नली से होती है, तो ये एक तरह से विप्लववादी ने, आप कह सकते हैं कि इसे विप्लव करने वाले हिंसक समूह को हम नक्सली कहेंगे। ये हिंसक ही होते हैं, विचारधारा जो भी दिखाएं, लेकिन यदि इनके पैसे को इकट्ठा करने के तरीके पर आप जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने भयानक हैं। सर अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो। मैं पूरे देश में सभी लोगों से, जहां आपके दर्शक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि किसी भी नक्सली से घृणा ना करें। वह अगर मुख्य धारा में लौटता है तो उसे सहयोग करें, उसे लगातार सहयोग करें, उस पर नज़र भी रखें, उससे मिलने वालों पर भी नज़र रखें, उन्हें विश्वास में रखें, उनके कार्यक्रमों में शामिल हों, उन्हें सम्मान दें। उन्हें फिर से किसी भी परिस्थिति में अगर वो नक्सली हो जाते हैं तो यह उस क्षेत्र की विफलता है, वहाँ के प्रशासन की विफलता है, हम सब की विफलता है। और अगर वह कभी मुख्यधारा में ही सदैव रहता है और नक्सली विचारधारा से अपने को दूर कर लेता है, तो यह हमारी आपकी सभी की कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी नक्सलवाद के बारे में, नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, और बिहार के संदर्भ में विशेषकर आपने पूरी जानकारी प्रदान की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार ढंग से प्रश्नों को रखा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत कब हुई और जो इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं वो मुख्य धारा में वापस कैसे लौट रहे हैं और किस तरह से वो भारत में योगदान दे रहे हैं, विकास किस तरह से हो उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे इस विषय के साथ, लेकिन हम अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे नक्सलवाद की। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।